वो सवाल जज साहब की जानिब से उठाए गए वो कितने वैलिड लगते हैं आपको? अगली समात पे क्या हो सकता है? ट्रायल कलअदम करार दिया जा सकता है, तो अभी तक जो हुआ उसका स्टेटस क्या होगा? जो ये इंटरिम रिलीफ है आपका, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं स्टे ऑर्डर है, जो जिसको कहते हैं जी स्टेटस को मेंटेन उन्होंने कहा है करें। अब अभी ट्रायल ना चलाएं, आगे गवाहियां जो हो रही थी वो सारी अब रुक जाएंगी नेक्स्ट डेट तक। फिर उस पर क्या होता है देखें, वो फाइनल रिलीफ होगा जब केस डिसाइड होगा। और अगर कल को अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता था, तो मेरी नज़र में जो प्रोसीडिंग्स हैं सारी शुरू से लेके आखिर तक इस ट्रायल में जो हुई है फर्द जुर्म आयद होने के बाद से, वो सारी सेटिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स ही इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। क्योंकि वो हमारे कानून में एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी चीज़ की बेसिस जो हैं वो इलीगल हैं, तो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होती है वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह फिर वो गिर जाती है, तो इसको फिर गिरना होगा। और जहाँ तक सवालात हैं, देखें वो सारे वो सवालात हैं जो मैं आपके शो में अक्सर कर चुका हूँ, हम बात भी कर रहे होते हैं। ये एक क्वेश्चन है ओपन जस्टिस का, ओपन कोर्ट्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारा CRPC का जो सेक्शन है बड़ा क्लियर है 352। वो कहते हैं जहाँ पे ट्रायल होता है उसको आप डीम करेंगे कानून में कि वो एक ओपन कोर्ट है। अब ओपन कोर्ट का मतलब क्या है? वहाँ पे लॉयर्स को एक्सेस है, आपके अपने लॉयर्स को, और उसके अलावा भी कोई लॉयर्स आना चाहते हैं उनको एक्सेस है, आपकी फैमिली को एक्सेस है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट प्रेस को, इंटरनेशनल एंड नेशनल मीडिया, उनको भी एक्सेस है। अब इस तीन सिचुएशंस में क्या हो रहा है? फैमिली को एक्सेस बड़ी लिमिटेड है, एक डेट पे आने दिए सिर्फ शाह महमूद साहब की फैमिली को, और उसके अलावा लॉयर्स को बहुत लिमिटेड एक्सेस है। प्रेस और जो है आपके इंटरनेशनल नेशनल मीडिया, उनको कंप्लीट बैन है उसके ऊपर। तो ये अब देखें, हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से ज़माने में रह रहे हैं। 1912 में सुप्रीम कोर्ट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो कह चुका है UK का कि ओपन जस्टिस जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है कि जिसमें आपका ओपन ट्रायल हो। फिर 1948 में आपको कह चुकी है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, 1960 में कह चुकी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट, हमारी अपनी सिंध हाई कोर्ट 1972 में कह चुकी है मिराज मोहम्मद के केस में, उनके ऊपर सेडिशन केस हुआ था भुट्टो साहब के टाइम पे, अगर आपको याद हो, तो उसमें उन्होंने कहा था ये जी हम क्लोज ट्रायल करेंगे, जेल में करेंगे। तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि ये सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ है, और ख़ासकर जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसके बरखिलाफ है। तो ये गैर आइनी है, ये इस तरह नहीं हो सकता, आपने ओपन कोर्ट देना है इनको। अब देखें पूरी दुनिया में ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जेरेमी बेंथन की एक लाइन है, जो पब्लिसिटी होती है वो सोल ऑफ जस्टिस होता है, कि रूह है आपकी जो इंसाफ की। उसके अलावा देखें फिर एक हेगल था फिलोसफर, वो कहता था कि जो जस्टिस है ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कि अवाम की मलकियत होती है, अवाम का राइट होता है देखने का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्यूज्ड होता है उसका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 10 ने, राइट टू फेयर ट्रायल। अगर आप बंद कमरों में बंद दरवाज़ों में जेल की दीवार के अंदर किसी का ट्रायल करेंगे और कोई रिपोर्ट नहीं होगा, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब चार्ज फ्रेम हुआ है, जुडिशल रिमांड जब ग्रांट किया गया, किसी को नहीं पता किस तारीख को किया गया, क्या चार्ज फ्रेम होते वक्त उनको चार्ज पढ़ के सुनाया गया है, क्या उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। उसके साथ अब जो मेन केस है आपका साइफर जो है, उस पर आपने एलिगेशन लगाई है कि ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, आपने जब पब्लिक स्पीचेस किए हैं, तो वो FIA के मुलाजिम जिसने वो FIR काटी है उसको कैसे पता था कि ट्विस्ट हुए? क्या उसने वो साइफर देखा हुआ था? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। ये सारी चीजें, लेकिन जब ये चीजें ओपन ट्रायल होगा पूरे कोर्ट में सबके सामने, तो फिर आपको नजर आएगा कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आ रहा है, और सारे मेरिट्स जब डिस्कस भी होंगे, कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होगी तो वो आपका मीडिया रिपोर्ट करेगा। और इसमें आखिरी चीज बस खत्म कर दूं, वो इससे एक छोटा सा शेर आता है, वो आपको याद होगा बड़ा अच्छा, कि पसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आपको इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप सवाल करना चाहते हैं? कि इसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी और मुल्क में है कि किसी का ऐसा ट्रायल हुआ हो, या कानून की कोई शिक है जो इसकी इजाजत देती हो हुकूमत को कि वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मिसाल जी बिल्कुल मिसाल आपको मिल जाएगी। 1622 में किंग चार्ल्स था ब्रिटेन में, उस वक्त उसने किए थे स्टार चेम्बर्स में ट्रायल, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। और फिर उसके बाद, लेकिन उसके साथ उसका जो हाल हुआ था, उसके बाद किंग को उन्होंने, ओलिवर क्रॉमवेल ने आके फिर उसका जो हाल किया था उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो फिर स्टालिन की हुकूमत में 1917 में रेड आर्मी जो थी
उनके ट्रायल्स भी हुए थे, उनको मॉस्को ट्रायल्स कहते थे, लेकिन वो ये होते हैं एक टोटलिटेरियन रजीम के ट्रायल्स। जमहूरियत जहाँ आइन जहाँ कानून चले, आजकल इतना आइन तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जो थोड़ा बहुत जितना भी है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। हरकियात मुख्तलिफ है ना हर निज़ाम की। क्या हुकूमत इसमें आपके ख्याल में जल्द अपील दायर करने जा रही है, और लार्जर बेंच में आपके ख्याल में कौन कौन शामिल हो सकता है? और ये जो तीनों मैंने मिसालें दी, इससे अदलिया किसी दबाव में आ सकती है? देखें, सबसे पहले तो जो बेंच है वो तो बनेगा, इस जो 5 मेंबर बेंच था इसके अलावा जो जजेस अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से 16 हैं, तो 11 जजेस आपके पास अवेलेबल हैं। उसमें से अब कितने, वो 7 मेंबर बनता है, 9 मेंबर बनता है, इट्स डिस्क्रेशन ऑफ द कमेटी जो 3 मेंबर्स जजेस की है वो डिसाइड करेगी कि कितना उन्होंने बेंच बनाना है। बेंच तो बड़ा ही बनेगा। और जहाँ तक ये आपने जो 3 चीज़ें बताई हैं, देखिए हुकूमत तो बिल्कुल, हमें किसी ने अभी मैंने पढ़ रहा था कहीं कि उन्होंने तो लॉयर्स भी इंगेज कर ली हैं 2 इस केस की अपील के लिए, ख्वाजा हारिस साहब और साथ अहमद बिलाल सूफी साहब, तो वो तो बिल्कुल दे आर सीरियस, वो अपील फाइल करेंगे। लेकिन इसमें जो तीनों इश्यूज हैं, देखिए सबसे पहले तो सेनेट की जो रेजोल्यूशन है, देखें ये जो रेजोल्यूशन होती है ना, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, ना कोई इसकी आईनी हैसियत होती, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और इसको ये भी देखें कितने सेनेटर्स ने इसको अडॉप्ट किया, वहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, काफ़ी उन्हें क्रिटिसाइज भी किया है कि आप लोगों ने ये टेबल क्यों किया और पास करा दिया, टाइम नहीं दिया, उजलत में करा दिया। तो इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पूरी दुनिया की, रेजोल्यूशन ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की कोई कानूनी या आईनी अफादियत नहीं होती, ना इसकी कोई वैलिडिटी होती है, सो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखे जज, हमारी अदालतों ने जो डिसाइड करना है इस केस को, वो आईने पाकिस्तान को देख के करना है। अब आईने पाकिस्तान में तो क्लियर लिखा हुआ है आर्टिकल 175 में, जो एग्जीक्यूटिव है आपकी और जो जुडिशरी है वो बाइफरकेट हैं। एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर आपने मिलिट्री कोर्ट को चलाना है तो वो फिर आर्टिकल 175 की नफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई जजेस नहीं बैठते जिनको हम जजेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं कि ये जुडिशरी है आपका। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल की वॉयलेशन होगी। इस वजह से ये आर्टिकल 10A की भी वॉयलेशन होगी, जो राइट टू फेयर ट्रायल है जिसका हम जिक्र करते हैं। आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स की। अभी इस पे देखें, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लवाहिकीन के शोहदान है, बड़े उनके साथ हमारे अच्छे क्या कहते हैं, बिल्कुल उनके साथ हैं, हम वो जो बात करें सेंटिमेंट साथ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें वो तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने जैसे तालिबान के मेंबर से सेक्टेरियन वॉयलेंस में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ट्रायल की बात हो रही है। और वो आपने तब किए थे जब आपने आइन में तरमीम की थी मिलिट्री कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करके कहा था ठीक है, कुछ जजेस ने कहा था नहीं है, जिसमें हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस भी हैं। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, काजी फायद ईसा की पोजीशन ये थी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कि आप आइन में तरमीम भी कर लें फिर भी आप मिलिट्री कोर्ट नहीं बना सकते। उनका ये व्यू पॉइंट था। ये बड़ा चैलेंजिंग होगा ना अदालत के लिए इस पर। अच्छा, फैसलाबाद धरना केस की समाअत में हुकूमती कमीशन का स्टेटस जो अदालत ने कहा, क्या देखिए वो मुझे देखें आर्टिकल 184(3) जो होता है ना, उसकी कुछ लवाजमात होते हैं जिस पे हम बाकी जो जजेस को सुनते भी रहे कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस मीन्स बहुत सारे लोगों का इशू हो, और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का इशू हो। बेशक अगर मेरे उस वक्त के जो ISI चीफ थे उन्होंने कुछ गलत काम किया, ठीक है, लेकिन उसका तरीकाकार होता है। मेरी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट के सुनने का केस नहीं था। अब फैजाबाद धरने की बात करेंगे। मैं फैजाबाद धरना केस की बात करें, आप किसकी बात करें? अच्छा, मैं वो जो एक टॉप सिटी का कोई इशू आया था, जी, वो आज ऑर्डर आया, उसका ऑर्डर आया था। हम समझते हैं कि मुतालिका फोरम से रुजू करें, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा सा ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस के 2 केसेस इस वक्त पेंडिंग है जिस पर रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगा दी है। एक अगवान रेफ्यूजीज का केस है और एक वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का केस है। और हालांकि सैयद मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं कि जो रजिस्ट्रार के पास कोई पावर नहीं होती कि वो मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करे, जजेस ने करना। और रजिस्ट्रार साहब ने ये साहिबा बल्कि अब तो खातून है, उन्होंने उसके ऊपर एतराज लगा के वापस कर दी। वो 2 केस फिक्स होने चाहिए, वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं। जहां तक फैजाबाद धरने का केस है, मेरे ख्याल से वो आई थिंक इट वुड नॉट बी, वो हुकूमत अब किस हद तक जाती है, या तो वो मेरे ख्याल से खबरों की हद तक ही केस चला है, उसके बाद
उस पे आगे हुकूमत सीरियस होगी तो वो चलाएगी, लेकिन मुझे नहीं ब्रॉडकास्ट लगता की वो भी चलाएगी। अभी मेरा ख्याल है काफी अरसे से नहीं हुआ ना। जी जी बिल्कुल नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस जाते हैं, ये रजिस्ट्रार साहब ने जो वो 2 केसेस पे ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन साथ उस केस पे नहीं लगाया, वो सुना भी गया लेकिन उसको डिसमिस कर दिया, खबरें बनती रही 2 दिन, तो वो 2 केसेस भी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा रजिस्ट्रार साहब को उसको भी देख लें। योर ऑनर,